हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय महिला आयोग। अब हम देखेंगे केंद्रीय सत्ता आयोग CVC। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करती है। तो इसका काम क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचार अपराधों की जाँच करती है। और गठन इसका धारा 3 के अंतर्गत उल्लेखित है। इसका गठन के संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 में किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? 11 फरवरी 1964 में, और के संथानम समिति की सिफारिश 62-64 के अंतर्गत किया गया था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा, इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया था? 11 सितंबर 2003 को। इसका गठन किया गया था 11 फरवरी 1964 को, और इसका सांविधिक दर्जा 11 सितंबर 2003 को दिया गया था। और को संसद द्वारा पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा प्रदान किया गया था। और ये गणतंत्र के 54वें वर्ष पारित या प्रदान किया गया था। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय यानी गैर संवैधानिक है। सांविधिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब ये होता है कि यह संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं होता है, लेकिन संसद विधि बनाकर इसका गठन करती है। तो यह सांविधिक निकाय होता है, गैर संवैधानिक होता है, संवैधानिक नहीं होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय निकाय जिसमें 3 सदस्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय निकाय 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, और ये स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। हमने पढ़ा था मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और अब पढ़ रहे हैं सतर्कता आयोग। तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय बाल महिला एवं बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, उसके अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अधीन आता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। संरचना, इसकी संरचना को उल्लेख धारा 3 में उल्लेखित है। इसकी संरचना बहुसदस्यीय है, जिसमें हमने पढ़ा एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एक सी अक्षर होता है जिसके अंदर आंख बनी हुई होती है, उसमें नीला रंग होता है। नीला रंग सक्रिय होता है और हमेशा सतर्क लेकिन सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण आयोग का प्रतीक है। इसके ग्राफिक डिजाइनर जो इसका प्रतीक चिन्ह, इसके ग्राफिक डिजाइन कौन है? श्री बिनोय सरकार थे। नियुक्ति की उल्लेख धारा 4 में है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य, राष्ट्रपति अपने आप से इनकी नियुक्ति नहीं करता है, 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। तो 3 चयन समिति के जो सदस्य होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होता है जो कि अध्यक्ष होता है चयन समिति का, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और इसकी शपथ धारा 5 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति, तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाता है। 4 वर्ष, अगर कोई 65 से छोटी उम्र का है और 4 वर्ष पूरे हुए तो इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या बड़ी उम्र का 4 वर्ष पूरे ना करने के बाद भी अगर वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और उसका राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष था और 65 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 3 वर्ष और 70 वर्ष था। ठीक है। त्यागपत्र धारा 5 के अधीन उल्लेखित है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। और कौन कौन से कारण होते हैं? और इसका उल्लेख धारा 6 में उल्लेखित है। एक तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है। हटाया तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन ये कदाचार और असमर्थता साबित होने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाता है। और निलंबन धारा 6 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति की जांच जब राष्ट्रपति की जांच के दौरान इनका निलंबन कर दिया जाता है। वेतन भत्ते धारा 5 में उल्लेखित है। मुख्य सतर्कता आयुक्त
इसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, इसका वेतन संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष के समान मिलता है। और जो दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान वेतन मिलता है। ठीक है। और सेवा शर्तें धारा 7 में उल्लेखित है। यह सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं या नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इनको क्या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कहीं भी नियुक्त नहीं किया जा सकता या कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं। अन्य क्या है कि अन्य प्रथम सतर्कता मुख्य आयुक्त कौन थे? एस.एन. राव थे। एस.एन. राव थे। प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे अपने? तो एस.एन. राव थे। और वर्तमान में कौन है? पी.के. श्रीवास्तव है, 21वें मुख्य सतर्कता आयुक्त है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना एक सचिवालय, इनका खुद का एक अपना सचिवालय होता है, जिसमें एक सचिव होता है, 4 अतिरिक्त सचिवगण होते हैं, 31 निदेशक उप सचिवगण होते हैं और 8 अवर सचिवगण होते हैं और कार्यालय कर्मचारी होते हैं। इनका खुद का सचिवालय होता है। सचिवालय का इसका संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन किस प्रकार का होता है? एक तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय होता है और मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है और विभागीय जांचों के लिए एक आयुक्तालय होता है। क्या क्या होते हैं इनके केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन में? एक तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है और विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की सीमाएं क्या क्या होती हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग के सहज एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है, जिसके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है। न ही इसके पास संयुक्त सचिव और ऊपर इसके अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए कोई सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति है। और इसके पास कुछ विषयों की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि धारा 11 के अंतर्गत इसके पास कुछ विशेष विषयों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, धारा 11 के अंतर्गत उल्लेखित है। और यद्यपि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने कार्यालय में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है अपने कार्यकलाप में, लेकिन इसके पास न तो संसाधन है और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्य करने की शक्ति होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र, कार्य एवं शक्तियाँ, इनका उल्लेख किसमें है? धारा 8 में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। केंद्रीय सरकार किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अंतर्गत गठित निगम, सरकारी कंपनियों, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित सोसाइटियां और स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों के मामले में आयोग को जांच का अधिकार प्राप्त है। लोक सेवकों की ये श्रेणियाँ, इन श्रेणियों में आगे भी और श्रेणियाँ दी गई हैं, इनमें जांच करने का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग का होता है। देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो कि संघ के विषय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और केंद्र सरकार के समूह ए के अधिकारी होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जिसमें श्रेणी 5 तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों की जांच का अधिकार होता है इनके पास। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी में ग्रेड डी तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारी आते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में अनुसूची ए तथा बी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपाल और कार्यपालक मंडल तथा E8 इसमें उच्च स्तर के अनुयय अधिकारी आते हैं। अनुसूची सी तथा डी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इतना सब कुछ ना तो याद रहने वाला है ना अपने समझ में आने वाला है। ये तो कार्यपालक मंडल E7 तथा इससे ऊपर के अनुयय अधिकारी होते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं कि इनकी जांच कर सकता है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग। सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंध एवं इससे ऊपर के अधिकारी। हम कुछ ध्यान अगर एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो कुछ ध्यान अगर इसमें से क्वेश्चन बनाएगा तो मुझे लगता है इतना डीप क्वेश्चन नहीं बन सकता। जीवन बीमा निगमों के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक में इससे ऊपर के अधिकारी होते हैं। समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि तथा समय पर तथा संशोधित अनुरूप केंद्र सरकार के डीए प्रतिमान, जो कि केंद्र सरकार की अधिसूचना तिथि और समय संशोधित अनुरूप केंद्र सरकार के डीए प्रतिमान 8700 रुपये प्रति माह तथा इससे ऊपर वेतन वाले अधिकारी
केंद्रीय सतर्कता आयोग या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश प्रस्तुत है। निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराए। कौन कौन? एक तो केंद्र सरकार, लोकपाल, ये अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सूचना प्रदाता, मुखबिर और सचेतक, किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे कि मीडिया या पुलिस सेवा से संबंध कोई उच्च अधिकारी हो सकता है। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में किसी भ्रष्ट कृत्य को सार्वजनिक करता है या इसकी सूचना किसी उच्च प्राधिकारी या प्राधिकरण को देता है। और वार्षिक रिपोर्ट धारा 14 के अनुसार राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है, जो कि संसद में रखवाता है। पहला सतर्कता आयोग कौन था अपना? NS राव थे। और लास्ट वाला याद कर लेते हैं, वर्तमान में कौन है? श्री प्रवीण कुमार PK श्रीवास्तव है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हमने अभी पढ़ा था कि संथानम समिति की सिफारिश पर। कब की गई थी? 1964 में, 11 फरवरी 1964 को की गई थी ना केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, 280, 200। हमने पढ़ा था कि एक सांविधिक निकाय न कि संवैधानिक, तो इसमें किसी में उल्लेख नहीं होगा इसका। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो अभी अभी ने पढ़ा था कि इसकी के संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई है। के संथानम समिति। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो देखते हैं। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश से बिल्कुल सही है। ये एक सांविधिक निकाय, ये भी सही है। अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें 3 सदस्य, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, 2 अन्य सतर्कता आयुक्त। यह है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, तो ये भी करता है। तो हमने पढ़ा था ना इसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो मोटा मोटा तो हम ध्यान रख ही सकते हैं, जैसे कि बीमा कंपनियों के प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, ये छोटे मोटे हम ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, तो इसमें चारों हो जाएंगे। किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? हमने पढ़ा था 2003 में। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और एक समिति होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है और दूसरा सदस्य लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, एक गृह मंत्री होता है। पढ़ा था ना हमने तो इसमें आंसर क्या होगा? क्या पूछा है इसने? केंद्रीय सतर्कता सही नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है, ये भी सही है। और उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। उसे CBI की कार्यकारिता अधीक्षण करने का अधिकार है, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि तो इसका आंसर हो जाएगा स। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ये लोक सेवक पर अभिकथित अपराधों की जांच करना या जांच करवाना, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में स्वतंत्र, स्वायत्त एवं सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही है। यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सत्य कथन कौन सा? इसका गठन 11 फरवरी 1964 को के संतान समिति की, बिल्कुल सही है। इसका सांविधिक दर्जा नहीं, ये 15 सितंबर नहीं है। कब दिया गया था इसको? एक बार देख लेते हैं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। 2003 को तो दिया गया था। ये देखो 11 सितंबर 2003 को इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला सही है, केवल एक। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष दायर किए गए कार्यक्रम प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे मुंह से बच्चों निकल जाता है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मुंह से निकल जाता है।
तो इसके लिए अगर आप लोगों को बुरा लगता है, हो सकता है आप मेरे बराबर के हों, मेरी जैसे ही तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।